नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूँ कि भाषा सबसे बड़ा शस्त्र है। लैंग्वेज इज़ द बिगेस्ट बॉम्ब और द बिगेस्ट वेपन। भाषा सबसे बड़ा शस्त्र है, पर ऐसा क्यों? वो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा डेंजर है, वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डेंजर है, और ये शस्त्र एक बौद्धिक लड़ाई का शस्त्र है। और ये लड़ाई क्यों चल रही है? स्पर्धा चलती है, हर एक मनुष्य से मनुष्य दूसरे मनुष्य से स्पर्धा करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, देश देश से करता है, समाज समाज से करता है। तो ये सारे युद्धों में भाषा सबसे बड़ा शस्त्र है। पर मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? ये बोलने से पहले हम ये समझ लें कि आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने लैंग्वेज में से इंग्लिश एक लैंग्वेज है। 2022 के डेटा के हिसाब से 1500 मिलियन लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं। हमारे ही देश में जहाँ 150 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ पे कुछ 12% लोग इंग्लिश बोलते हैं, जिसका मतलब 18 करोड़ लोग ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं, और ऑलमोस्ट 33% लोग अपना नाम, वेलकम, स्टॉप, ये सारे शब्द इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लिख बोल सकते हैं, और उनको ठीक ठाक इंग्लिश के ABCD अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इसके पहले जब आपको पौंडीचेरी के बारे में पता होगा, वहाँ पे फ्रेंच बोली जा रही है, क्योंकि आज़ादी से पहले फ्रेंच का वहाँ पे वर्चस्व था या शासन था। अब भाषा आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि हमको हराया गया, गुलाम बनाया गया, तो लोग आए और हमको हमारा देश लूटा। मुग़ल आए और वो लोगों ने धन लूटा, और उसके साथ वो लोग अरबी लाए, फ़ारसी लाए, और उसका लास्ट प्रोडक्ट है उर्दू। अब मुग़लों की जो भाषा आई, तो आप 800 साल तक मुग़ल जब रहे, जो उनका बहुत बड़ा वंश एक रहा, बाबर, अकबर, हुमायूं, तो हमको उनकी सारी हिस्ट्री पता है। उसके पहले की हमको हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पता है, जैसे कि हम विक्रम संवत वर्ष है हमारा, पर हमको ये नहीं पता कि राजा विक्रम कहाँ के थे। हमको ललितादित्य के बारे में नहीं पता है, हमको सहस्त्रबाहु के बारे में नहीं पता है, हमको परशुराम के वंश के बारे में नहीं पता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब मुग़लों के बाद अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ ने क्या किया? अंग्रेज़ ने सिर्फ पैसा नहीं लूटा, वो लोग हमसे ज्ञान भी लेके गए। ज्ञान भी लेके गए, पर अंग्रेज़ की एक मेंटालिटी थी, वो लोग दुनिया पे राज करना चाहते थे। दुनिया पे राज वो लोगों ने गन शस्त्र से किया, उसके साथ पॉलिटिक्स से भी किया, और वो लोगों ने पैसों से भी किया। अगर आप आज भी देखें तो एक इंग्लिश स्पीकिंग देश जो अमेरिका है, वो दुनिया में ऑलमोस्ट 25% जितना GDP, वर्ल्ड की GDP में से वो कवर करता है, या 15%, बट वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और उसी की प्रोडक्ट बिक रही है। पर उसके पहले वो लोगों ने जब आए, तो हमारे वो लोगों ने जितने भी इन्वेंशन चुराए अंग्रेज़ों ने, या हमसे सीखा, पर बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और उन्होंने वो सारे सिद्धांतों के हिसाब से, जैसे कि डेसिमल सिस्टम है, पाई है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। आपको ये नहीं पता कि पाइथागोरस भारत आके गया है, आपको ये नहीं पता कि न्यूटन भी भारत आके गया है, और बहुत सारे अंग्रेज वैज्ञानिकों ने ये बोला है कि हमने जो सारी शोध की है वो भारत में ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे कि शनि के सारे सैटेलाइट्स या चंद्रमा। अब 100 वर्ष के सारे इन्वेंशन, इंग्लैंड ने 90 से ज़्यादा देशों पे राज किया, वो 90 से ज़्यादा देशों में इंग्लिश लाए वो लोग, और उसके साथ वो लोगों ने जो इन्वेंशन भारत में से लिए या दूसरे देशों में से भी लिए या उन्होंने खुद किए, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, और पैसे के साथ वो लोगों ने अपना धर्म लाए, क्रिश्चियनिटी, और पैसे के साथ वो लोग अपना मार्केट लाए। अब ये मार्केट की वजह से 90 देशों में इंग्लिश भाषा बोली जाती है, और कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से आज दुनिया में 1500 मिलियन लोग ये भाषा बोलते हैं। अब वो लोगों ने क्या किया? अब इंग्लिश तो एक सिर्फ भाषा है, बोलने का माध्यम है। अगर आप ठीक से देखें तो इंग्लिश में बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स नहीं है, अर्थात के व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं नारायण बोलना चाहता हूँ, पर इंग्लिश में न नहीं है, मणि का, नारायण का, ड़ नहीं है, जड़ कमल का।
वो एक अधूरी भाषा है। जैसे इंग्लिश में अगर मैं दीपिका बोलना चाहूँ तो इंग्लिश में दीपिका बोला जा सकता है, हार्दिक का हार्दिक होगा, लाइक तपन का टपन होगा, टपन नहीं होगा। पर वो एक लिमिटेड भाषा है। फिर भी हमारे पास एक पूरी समृद्ध भाषा होने के बाद, इतने सारे शब्द होने के बाद भी हम इंग्लिश भाषा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंग्लिश में लिखा गया है। ये एक बौद्धिक गुलामी थी, जो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि ये एक बौद्धिक वॉर चल रही है या बौद्धिक लड़ाई चल रही है, बौद्धिक युद्ध चल रहा है। सबसे पहले आप बौद्धिक गुलाम बने। उन्होंने आपको कन्विंस किया कि आप गुलाम हो क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहे हैं। वो सुपीरियर इसके लिए क्योंकि उनका रंग सफ़ेद है, वो सुपीरियर इसके लिए, वो आपसे बेहतर इसके लिए क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और इंग्लिश सिर्फ 600 या 700 साल पुरानी भाषा है, उससे ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट बाइबल भी इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी, बाइबल भी हिब्रू में लिखी गई थी। और इंग्लिश के ऑलमोस्ट ज़्यादातर शब्द वो दूसरी भाषा से लिए गए हैं। जैसे कि आप एनिवर्सरी लो तो वो फ्रेंच है, गुरु है, जैसे कि ब्रदर है वो भ्राता से आया है। ऐसे बहुत सारे शब्द दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। पर इंग्लिश ने क्या किया, अपने आप को सुपीरियर साबित किया कि हमने दुनिया पे राज किया है, हम महान हैं। और उनके पास ज़्यादा पैसा था। अब कुछ लोग गुलाम बन के उनकी भाषा स्वीकार करते हैं और कुछ लोग उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। गुलामी में उनको आनंद आने लगता है। अब ये गुलामी के आनंद में जो लोग इंग्लिश से इम्प्रेस हुए, वो लोग इम्प्रेस होने के तुरंत ही दूसरा स्टेप है कि आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे से ज़्यादा सुपीरियर इंग्लिश लोग हैं। तभी जब युवराज सिंह एक गोरी लड़की से शादी करता है, इंग्लिश लड़की से, तो आप ज़्यादा खुश हो जाते हो। आप ये देखते हो कि ब्रैड पिट क्या पहन रहा है, आप ये देखते हो कि जिनको इंग्लिश आती है वो लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आप उनसे ये भी पूछो कि आप पाई सिद्ध करके दिखाइए और पाई प्रूव करके दिखाइए कोई भी थ्योरम में कि पाई एक कांस्टेंट है 3.14 22/7, तो ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश बोलना तो आता होगा पर उनको ये प्रूव करना नहीं आता होगा कि पाई कैसे प्रूव करें। अब क्या होता है कि हमारा समाज में जो भी अमीर लोग थे वो लोगों ने क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं था कि हम पे पूरा दमन किया। वो लोगों ने हमारे राजा महाराजाओं, हमारे धर्म गुरुओं से वो लोगों ने संबंध बनाए और उनकी मदद से हमको गुलाम बनाया। बहुत सारे राजा खुशी खुशी उनके साथ समझौता या अग्रीमेंट करके प्रजा पे दमन कर रहे थे, प्रजा से टैक्स ले रहे थे। अब ये हिस्ट्री की वजह से बी टाउन पीपल जो मुंबई में रहते हैं या साउथ मुंबई में या साउथ दिल्ली में, या जो एफ्लुएंट लोग हैं या धनाढ्य श्रीमंत सुपर रिच लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मर्सिडीज़ में घूमना पसंद करते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि मर्सिडीज़ में घूमना एक रिच और एक श्रीमंत आदमी की पहचान है। गुची के कपड़े पहनना, शनाल का परफ्यूम लगाना या बिज़नेस क्लास फ़्लाइट में घूमना, ये एक पैसे वाले का। पर इसके साथ साथ ये भाषा भी इंग्लिश बोलते हैं और ये गुची आता है इंग्लिश से। आपने ये नहीं देखा होगा कि एक मैसूर का राजा एक सीधा साधा आदमी होगा, जिसको गांव का आदमी जिसको इंग्लिश आता है, वो उसका स्वप्न वो नहीं होगा कि मैं आज एक मर्सिडीज़ लाऊं। उसका स्वप्न ये होगा कि मेरा एक घर हो ठीक ठाक, खेत खलियान हो। तो भाषा सपने भी लाती है क्योंकि भाषा रेफरेंस है आपके सपनों की, आपकी मेंटालिटी की और आपकी सोशियोलॉजी की। ये भाषा ने आपको ये सिखाया कि इंग्लिश बोलने वाले लोग तो ज़्यादातर गोरे ही थे हिस्टोरिकली, तो जो ब्राउन थे या काले थे वो सुंदर नहीं है। आप दिखने में भी सुंदर नहीं हो। आप आंख बंद करके अगर ये बोल दो कि दुनिया की सबसे 10 सुंदर स्त्रियां कौन सी है, तो ऐश्वर्या राय शायद टॉप में ना आए। ऐश्वर्या राय एक विश्व सुंदरी होने के बाद भी उसने अपना रंग गोरा करवाया, राइट। इंडियन कलर नहीं रखा उसने क्योंकि वो भी स्वाभिमान नहीं रखती थी। जो ईश्वर ने दिया या वो जो भौगोलिक जगह से आई है, वो जगह को वो महान नहीं मानती। तो जो दुनिया की सबसे टॉप 10 सुंदर स्त्री या टॉप 10 सुंदर पुरुष होंगे, उसमें से 8 तो गोरे ही होंगे क्योंकि ये सर्वे वो लोगों ने निकाला। आज दुनिया की
40 से 60% वेल्थ सिर्फ यूरोप और अमेरिका के पास है, नॉर्थ अमेरिका के पास। इसका भी एक रीज़न है कि भाई इनके पास पैसा है, तो जिनके पास पैसा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी आती, जो बुक्स छापते हैं, जो एजुकेशन देते हैं, उनकी भाषा आएगी, उनकी प्रोडक्ट्स आएगी। समझ गए? अब हिस्टोरिकली हमने क्या किया, संस्कृत ने वंचित रखा, संस्कृत ने एक आरक्षण रखा कि संस्कृत भाषा सिर्फ पंडित और राजपुरुषों के लिए होगी। अब क्या हुआ कि सिर्फ 5% से 12% लोगों को ही संस्कृत आती थी, बाकी सारे लोग अलग अलग पाली भाषा बोलते थे, तमिल बोलते थे, गुजराती तो बहुत बाद में आई, बट बहुत सारी क्लासिकल लैंग्वेज थी, तेलुगु, मलयालम, वो सारी भाषा बोलते थे। पर जो स्कॉलर्स थे वो संस्कृत बोलते थे। अब ये स्कॉलर्स भी गोरी चमड़ी से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस थे। ये लोगों ने पाइथागोरस को तो गणित सिखाया, ये लोगों ने एक अरब के मैथमेटिशियन जिसका नाम मोहम्मद ख्वाजमीर था, उसको मैथमेटिक्स सिखाया है, पर हमारे देश के वंचित लोगों को, शूद्रों को या दलितों को मैथमेटिक्स नहीं सिखाया। ठीक है, चले जाने दीजिए। पर ये पंडितों को गोरों ने कन्विंस कर दिया कि वो उनसे सुपीरियर है। अब उनकी, गोरों की सुपीरियरिटी के साथ साथ उनकी भाषा भी हमसे सुपीरियर हो गई। अब इंग्लिश ने क्या किया, जो संस्कृत ने गलती की है वो इंग्लिश ने गलती नहीं की, इंग्लिश ने स्प्रेड किया। इंग्लिश जहाँ भी गए वहाँ पे तुर्की में अपनी लैंग्वेज लाए, वो अरब में अपनी लैंग्वेज लाए, जॉर्डन में अपनी लैंग्वेज लाए, और यहाँ सब जगह पे अपनी बौद्धिक लड़ाई जीत गए। अब जिन लोगों का कल्चर था, जैसे कि भारत का कल्चर था, तो भारत धीरे 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 अपना कल्चर रिवाइव कर रहा है। पर जिन लोगों का कल्चर नहीं था वो लोगों ने अपनी भाषा इंग्लिश ही बना ली। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ में वो लोग इंग्लिश भाषा ही बोलते हैं। अब क्या हुआ, हिस्टोरिकली इंग्लिश भाषा आई तो ये लोगों ने, जो हमारे नेता थे नेहरू और गांधी, वो लोगों ने, नेहरू ने कभी चाणक्य या गांधी ने चाणक्य की कूटनीति को महान नहीं समझा। उनको महान लगे सैमुअल एडम्स, वोल्टायर, रूसो। उनको महावीर की अहिंसा महान नहीं लगी, उनको बाइबल की अहिंसा महान लगी। तो तुम्हारे लोग जो दूसरों की भाषा बोलते हैं वो उसको एक फॉरेन लैंग्वेज, जैसे कि हमारी बॉडी में मैं एक पत्थर रख दूं बाहर का, या हमारी बॉडी में मैं मर्क्यूरी डाल दूं जो बाहर का एलियन एलिमेंट है, वैसे ही देश में जब एक एलियन एलिमेंट आता है, भाषा हो या रिलीजन हो, वो प्रॉब्लम करता है। और वो जब प्रॉब्लम करता है तो उसके प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब ये भाषा सिर्फ और सिर्फ कल्चर नहीं लाती। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि आज अवतार मूवी आया, अवतार मूवी ने बहुत बड़ा बिजनेस किया। उसका एक ये भी बड़ा रीज़न था कि 1500 मिलियन लोग अवतार मूवी इंग्लिश भाषा बोलते हैं और वो अवतार मूवी देखने गए, और वो प्रादेशिक भाषा में भी उसका भाषांतर हुआ। पर वो लोगों ने बौद्धिक हार चुके हैं पहले से ही कि इंग्लिश हमसे सुपीरियर है। भाषा भी, देश भी, जितने भी देश इंग्लिश बोलते हैं वो ज़्यादा विकसित हैं, वो, उनको टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा पता है, उनके घर हमसे अच्छे हैं, उनकी गाड़ियाँ हमसे बड़ी हैं, और वो हर एक तरीके हमसे बेटर हैं, हर एक तरीके से। अब ये भाषा सिर्फ और सिर्फ कल्चरली हमको डैमेज नहीं करती, ये हमारा मार्केट भी डैमेज करती है। जैसे ही आप मिशन इम्पॉसिबल 4 देखते हो, आपको टॉम क्रूज ऋतिक रोशन से ज़्यादा हैंडसम लगता है, आपको ब्रैड पिट रामचरण से ज़्यादा हैंडसम लगता है, राइट? तो उसके साथ क्या होता है, जब टॉम क्रूज बाइक से चल के आता है, आपको ड्यूकाटी बाइक पसंद आ जाएगा, उसके साथ आपको उसके गुची के जूते पसंद आ जाएंगे, उसके साथ आपको उसकी रोलेक्स की घड़ी पसंद आएगी, मर्सिडीज कार पसंद आएगी, उसका अरमानी का सूट पसंद आएगा। पर आपको मैं कल बोल दूं कि धोती कुर्ता पहनिए या अपना लुंगी पहनिए साउथ इंडिया का, तो आप नहीं पहनेंगे। आपको वो सिर्फ कल्चरल डे में एक फैशन शो के जैसे पहन रहे हैं या पूजा के दिन में, हर रोज़ आप ये कपड़े नहीं पहनेंगे। एक बौद्धिक लड़ाई में ये लोग पहले से ही आपसे जीत गए। आपके मार्केट में शर्ट्स बिक रहे हैं, आपके मार्केट में ये माना जाता है कि गुची या लुई वित्तो बेटर है। अरविंद जो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट प्रोड्यूसर है कपड़ों का, मैं भूल गया उनका नाम क्या था,
वो कर्नाटक के हैं, जिन एरोज़, वो उन्होंने सारी कंपनी खोली है इंग्लिश नाम से। एरोज़ है, लुई फिलिप है, या वैन हुसैन है। अ, उनका नाम था कुछ अब ऑफ आदित्य बिरला, यस आदित्य बिरला। उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट्स है लुई फिलिप। तो ये लोग हमें ये भी कन्विंस करते हैं कि इनके नाम से अगर हम प्रोडक्ट रखेंगे तो बिकेगा। तो सबसे पहले इन्होंने स्वदेशी मार्केट ख़त्म किया। अगर कल युद्ध हुआ तो सबसे पहले इनकी, ये हमको फाइनेंशियली ही कंट्रोल कर रहे हैं। अब दूसरी बात, ये लोगों ने ये कन्विंस कर लिया है, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है या यूनिसेफ है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश में एक लेफ्टिस्ट वर्ग छोड़ के गया है। ये लेफ्टिस्ट या सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल अपने आप को ये समझते हैं कि मैं किसी से भी बौद्धिक क्षमता में बहुत सुपीरियर हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, क्योंकि उसने सैमुअल एडम्स पढ़ा होगा, या उसने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, या वो ये मानता होगा फ्रेंच दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है या इंग्लिश सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। क्योंकि उनको यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका, इंग्लैंड, हम उनके जैसे लोग छोड़ के गए, उनकी भाषा छोड़ के गए, और इनको ये बता के गए कि भाई तुम्हारा कुछ भी महान नहीं, तुम्हारे लोग तो भूखे नंगे मर रहे हैं, उनमें से तुम एक सुपीरियर हो क्योंकि तुमको इंग्लिश आता है, तुम हमारे साथ डील कर सकते हो, और वो डील के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस आएगा और आपको हेल्प करेगा। ये चीज़ आपकी मेंटालिटी, सबसे पहले आप स्वाभिमान, इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, ये स्वाभिमान खो चुके हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है कि आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम में देख रहे हो कि कल्चर में कोई बैले डांस कर रहा है तो उसको 2 मिलियन लाइक्स होंगे, या भरतनाट्यम वाले के तो किसी को हम जानते भी नहीं होंगे। तो इसने आपका एक मनोरंजन का जो समाज का एक एलिमेंट था वो भी ख़त्म कर दिया। जब इंग्लिश के इंटेलेक्चुअल इंग्लिश में सोचते हैं तो उनकी स्किन तो ब्राउन होती है, वो दिखते तो देसी हैं, वो तुम्हारे जब्बे पहन के घूमेंगे, वो दिखने में गंदे सी चाय की टपरी पे बैठ के चाय पी लेंगे, बट उनकी सोच ये होगी कि अमेरिका में बैठा यूनाइटेड नेशंस का कोई आदमी है, वही सबका बॉस है। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और एलन मस्क की सबका बाप है, वो यही सोचते हैं, और ये सत्य नहीं है। तो सबसे पहले बौद्धिक लड़ाई में वो लोगों ने आपका मार्केट ख़त्म कर दिया, आपके लोगों को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अमेरिका की जो स्पाई एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ, मैं उनको स्पाई एजेंसी ही बोलूँगा क्योंकि ये लोग सारा डेटा इकट्ठा करके अमेरिका में देते हैं, और देन उसके बाद अमेरिकन मार्केट में उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनती है, और वो प्रोडक्ट हमारे लिए बनती है। जैसे कि अगर आप देखें, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप चाइना की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वहाँ पे जो चाइनीज़ में है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद है, वी चैट, यस, वो यूज़ नहीं कर रहे। चाइना के पास खुद का सर्च इंजन है। अब चाइना ने क्या किया, जब माओ जेडोंग आया तो चाइना ने इंग्लिश सिखाना बंद कर दिया। चाइना में इतना इंग्लिश नहीं सिखाया जाता क्योंकि चाइना अब, हाँ, तो माओ जेडोंग ने चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज जो कैंटोनीज़ और मैंडरिन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पड़ोसी देश जापान से बहुत सारा चीज़ सीखा, उसने इंग्लिश कल्चर से बहुत सारा सीखा, पर अपनी भाषा में वो सारा चीज़ वो लोग लाए। वैसे ही मैंने जैसे अभी आपको बोला कि यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ जैसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो डेटा कलेक्ट करती है। ये डेटा कलेक्ट करके WHO का डेटा, मेडिकल डेटा कलेक्ट करते हैं। ये सारे डेटा कलेक्ट करके ये लोग सर्वे बनाते हैं। ये सर्वे बना के आपको ये दिखाते हैं कि भारत के 21% लोग, हंगर इंडेक्स में भारत नीचे, 21% लोगों को 3 टाइप का खाना नहीं मिलता, नेपाल सबसे पुअर कंट्री है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या पाकिस्तान में पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये लोग सर्वे बता के आपको ये कन्विंस कर रहे हैं कि आपकी कंट्री में इतना भी पावर नहीं कि कल फ्लड आ जाए, कल अर्थक्वेक आ जाए तो भारत जैसा देश एक अर्थक्वेक या फ्लड को संभाल नहीं सकता। यही सारी एजेंसी जब अमेरिका या यूरोप में कोई नेचुरल कैलेमिनिटी या कोई अर्थक्वेक आता है या कोई फ्लड आता है तो ये नहीं बोलते
कि आज जर्मनी में अतिवृष्टि हुई और 12 गांव खाली कर दिए, क्योंकि ये अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते। इनका बौद्धिक युद्ध अभी चालू है, इनका बौद्धिक लड़ाई अभी चालू है और हमको ये पता भी नहीं है। अब ये बौद्धिक लड़ाई से इन्होंने सबसे पहले हमारा मार्केट ख़त्म कर दिया, हमारा कल्चर ख़त्म कर दिया, हमारा समाज ख़त्म कर दिया, मेंटालिटी ख़त्म कर दी। अब जैसे कि भाषा में आपको समझाता हूँ, जैसे कि जैसे कि इनकी एक सेइंग है कि इंग्लिश एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अब ये भाषा के हिसाब से ये होता है कि आप प्रेम में सब कुछ उचित है, वैसा तो नहीं। दूसरा, इनकी भाषा के हिसाब से रोमियो एंड जूलियट सबसे ज़्यादा ग्रेट लवर थे। पर क्या आपने कभी राम सेतु या रामायण की कहानी सुनी? नहीं। रामायण और महाभारत से मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि क्या आपने हिस्टोरिकली इतने सारे लोग सुसाइड करते थे इंडिया में? नहीं। पर जैसे ही सुसाइड वर्ड आया, मेंटली डिप्रेस्ड आया, तो लोग डिप्रेस होने लगे, उसके साथ मेंटली थकने लगे और सुसाइड करने लगे। डिवोर्स आए, अफेयर आए और इसने समाज को भी तोड़ दिया। तो हम सामाजिक तरीके से भी टूट चुके हैं। ये चीज़ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आप दूसरे देश में जाएं, चाइना, जापान, जर्मनी, उसमें उतना नहीं, क्योंकि ये लोगों ने अपना एजुकेशन अपनी भाषा में ही रखा है। इसीलिए चाइना आज अमेरिका की आंख में आंख डाल के देख रहा है, इसीलिए जापान टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है। पर भारत में एक इंटेलेक्चुअल वर्ग को कन्विंस किया गया कि भाई आपको इंग्लिश आती है इसलिए आप महान हो, आप हमारे जैसे हो, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह सोचते हो, आप रोबोट बना सकते हो। पर कभी आपको नासा ने ये बोला कि हमारे विमान शास्त्र में से ये लोगों ने मर्क्यूरी एज अ फ्यूल यूज़ होता है और स्पेस शटल पे रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका एक ऐसा स्पेस शटल जो मर्क्यूरी को ईंधन के जैसे यूज़ करके वो स्पेस में भेजना चाहता है, हमारा विमान शास्त्र पढ़ने के बाद। अब मैं ये बोलता हूँ कि भाषा को मैं इसलिए बॉम्ब बोल रहा हूँ क्योंकि भाषा सबसे पहले आपको हिस्टोरिकली आपको ख़त्म कर दिया। आप अपनी भाषा भूल गए, आप अपना कल्चर भूल गए, आप अपना नृत्य, मनोरंजन, आपका फाइनेंशियल मार्केट ख़त्म हो रहा है। आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डाला जाता है कि आपका देश तो सुखी नहीं है, हंगर इंडेक्स में नीचे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे है, पानी साफ़ नहीं है, सिर्फ 4% लोगों को ही साफ़ पानी मिल रहा है। तो आपको मेंटली भी हराया जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाषा एक बहुत ही बड़ा शस्त्र है। लैंग्वेज इज़ द बिगेस्ट बॉम्ब, लैंग्वेज इज़ अ बिगेस्ट वेपन विच इज़ बिगर देन कोरोना एंड न्यूक्लियर वेपन। भाषा कोरोना और न्यूक्लियर वेपन से भी एक बड़ा वेपन है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप जितनी ही अपनी भाषा का उपयोग करेंगे, अपनी भाषा का उपयोग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कि जैसे कि मैं अपनी भाषा में पढ़ा हूँ, मेरा गणित बहुत अच्छा है और इंग्लिश मेरी थर्ड लैंग्वेज है, हिंदी मेरी दूसरी भाषा है। पर मैं आज भी इंग्लिश में बहुत ही फ्लुएंटली बात कर सकता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ। पर जिस तरीके से मेरी लैंग्वेज का कल्चर दिया गया, वो कल्चर के हिसाब से मैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें याद रख सकता हूँ, अच्छे तरीके से चीज़ें समझ सकता हूँ। और भाषा मेरा इतिहास, मेरा कल्चर और मेरी कहावतें सिखाती है। और ये चीज़ों की वजह से हम ज़्यादा समृद्ध बनते हैं और ज़्यादा शार्प बनेंगे, बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।